ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। Story name is Bound Be Fated and this story is begin from chapter 75 to 80 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। रुद्र इस समय आरोही पर पूरी तरह छाया हुआ था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। आरोही ने इधर उधर देखा, धीरे से कहा, प्लीज हटे, मुझे सांस नहीं आ रही। आरोही की बात सुन रुद्र ने अपना सिर उठा उसे देखा तो आरोही ने मिमियाते हुए कहा, प्लीज। उसके क्यूट से चेहरे को देख वो मुस्कुराया और अब धीरे से पलटकर अपने पीठ के बल आरोही के बगल से लेट गया तो आरोही भी झट से उठकर बैठ गई, मगर इस सब में उसके बंधे बाल खुलकर उसकी पीठ पर बिखर गए। आरोही ने फौरन अपनी रबर बैंड ढूंढ उन्हें बांधना चाहा था कि रुद्र ने अपना हाथ बढ़ाकर उसके हाथों को पकड़ उसे रोक दिया। आरोही ने उसकी पकड़ से अपने हाथ को छुड़ा लिया और अब बालों को यूं ही खुला छोड़ दिया तो रुद्र उसे देख मुस्कुरा दिया। वो उठकर आरोही के बराबर बैठ गया और जैसे ही उसने आरोही के चेहरे पर बिखरे बालों को छूना चाहा था कि आरोही झट से उसके पास से उठकर विंडो के पास जा खड़ी हुई। रुद्र ने उसे देखते हुए एक किला स्माइल देते हुए कहा, ये तो शर्मा गई। लवेंडर कलर के स्लीवलेस टॉप और जीन्स पहने हुए आरोही का परफेक्ट फिगर रुद्र को बड़ा ही अट्रैक्ट कर रहा था। वो उठा और उसने आरोही के पीछे पीछे जाते हुए उसके बगल से खड़े होकर पूछा, क्या हुआ। ये कहते हुए अब वो आरोही को देखते हुए स्माइल कर रहा था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर आरोही की हवा से लहराती हुई जुल्फों को उसके चेहरे पर हटा कान के पीछे किया तो आरोही उसके छूने पर एक बार फिर ठिठक गई। उसे अब अपनी की हुई हरकत पर हैरानी हो रही थी। खुद जब वो रुद्र को अपने पास खींच रही थी तब तक सब ठीक था, पर अब जैसे ही वो उसके करीब आने लगा था आरोही के अंदर एक सरसराहट दौड़ पड़ी थी। उसने अपनी तेज होती धड़कनों को संभालते हुए कहा, वो मैं कह रही थी कि आपको। रुद्र ने उसके बालों से खेलते हुए कहा, हाँ बोलो। आरोही ने उसे देखते हुए हकलाकर कहा, आपको ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, ना ही स्मोकिंग करनी चाहिए। रुद्र अभी भी उसके बालों से खेलने में बिजी था। उसकी उंगलियां बार बार आरोही के चेहरे या फिर गले को छू रही थी, जिसकी वजह से आरोही को एक अजीब सी गुदगुदी महसूस हो रही थी। वो उसकी बात को सुन ही नहीं रहा था तो आरोही ने अब चिढ़कर थोड़ा दूर होते हुए कहा, आप सुन रहे हैं ना। रुद्र को आरोही का पीछे हटना अच्छा नहीं लगा। एक नजर देखते हुए वो नाराज हो उससे मुंह फेर विंडो से बाहर देखने लगा तो आरोही ने उससे एक बार फिर कहा, मैंने कुछ कहा है आपसे। इस पर रुद्र ने चिढ़ते हुए कहा, पर मैंने नहीं सुना। तो आरोही ने उसके करीब आते हुए पूछा, क्यों। रुद्र ने अगले ही पल उसकी कमर पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, अब सुनाओ, बोलो क्या कह रही थी। आरोही ने उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहा, यही कि आप अब से ड्रिंक और स्मोक नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो फिर मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी, ना ही फिर हम मिलेंगे और ना ही फिर मैं आपको गले लगाऊंगी और ना ही। बस समझ गया। रुद्र ने बोलती हुई आरोही को चुप करवाते हुए उसका मुंह अपने हाथों से पकड़ लिया तो आरोही ने उसका हाथ हटा एक बार फिर दूर होते हुए कहा, मैं सच कह रही हूँ। आरोही के क्यूट से चेहरे को गुस्से से लाल होते देख रुद्र मुस्कुरा दिया और उसने आरोही के सामने अपने कान पकड़ते हुए कहा, अच्छा सॉरी बाबा, मैं डेली ड्रिंक नहीं करूंगा, ओके। आरोही ने उसकी बात सुन नाराज होते हुए कहा, डेली ड्रिंक नहीं करेंगे मतलब कभी कभी करेंगे। अरे यार, तुम इन सब से दूर रहो और यहाँ आओ। ये कहते हुए रुद्र ने आगे बढ़ उसका हाथ पकड़ना चाहा, पर आरोही ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं, पहले कहिए कि कभी ड्रिंक नहीं करेंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे, तभी पास आऊंगी। रुद्र ने आरोही की बात सुनकर कहा, बेबी। आरोही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नो बेबी। रुद्र ने आरोही की बात सुन अपना सिर पकड़ते हुए कहा, अच्छा ठीक है मेरी माँ, मैं कम कर दूंगा पक्का। आरोही ने उसकी बात जल्दी से कहा, मेरी माँ नहीं, मेरी बीवी। रुद्र ये सुन मुस्कुराने लगा। वहीं आरोही को अब एहसास हुआ कि वो क्या कह गई तो वो अब चुप होकर अपनी जगह रुक गई और इसका फायदा उठा रुद्र ने जल्दी से उसे पकड़कर वॉल से सटा दिया। आरोही के मुंह से हल्की आह निकली और अगले ही पल वो रुद्र और वॉल के बीच थी। आरोही ने अपना सिर उठा उसे देखते हुए कहा, आप कि तभी रुद्र ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहा, शशिश। आरोही की आंखें अब रुद्र की नशीली आंखों से मिली तो वो बेहोश सी अपनी जगह पर जड़ हो गई। रुद्र ने उसके होठों पर अपनी उंगली को हटा अब हौले से आरोही के होठों को चूम लिया तो आरोही अपनी आंखें बंद कर लीं।
रुद्र ने अब उसके होठों को चूम बारी बारी से उसके गालों को चूम उसकी बंद पलकों पर भी किस किया तो आरोही ने उसकी शर्ट पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। रुद्र की छुअन से आरोही के दिल के सारे तार झंझना गए थे। रुद्र ने जैसे ही उसके सिर पर अपने होंठ रखे तो आरोही झट से उसके गले लग गई। रुद्र ने भी उसे अपनी बाहों में भर कर ना जाने कितनी ही बार उसके सिर को चूम लिया। दोनों इस समय इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें एक दूसरे की धड़कन महसूस कर पा रहे थे। रुद्र ने आरोही के होठों को एक बार फिर किस करते हुए कहा, आई लव यू बेबी। आरोही ने उसकी बात सुन रुद्र के गले में अपनी बाहें डाल उसके गले में अपना चेहरा छुपा लिया कि अगले ही पल रुद्र ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और मदहोश हो आरोही को लेकर लिविंग रूम में पड़े सोफे पर आ गया। रुद्र ने अपनी आंखें बंद कर एक बार फिर आरोही के होठों पर झुकने लगा तो इस बार आरोही ने भी पीछे हटने की बजाय अपनी आंखें बंद कर लीं। रुद्र ने दोनों के होठों के बीच की दूरी को मिटा अब आरोही के होठों को छू लिया, उसके चेहरे को अपने हाथों में ले रुद्र ने आरोही के लोअर लिप को सक करना शुरू किया तो आरोही भी अब उसके और करीब आ गई। रुद्र अपनी आंखें बंद किए हुए आरोही को डीपी किस कर रहा था, वहीं आरोही वो उसके साथ उलझती अपनी सांसों को महसूस कर उस पर अपनी पकड़ मजबूत बना रही थी कि अचानक से लिविंग रूम के म्यूजिक सिस्टम से कनेक्ट आरोही का फोन बड़ी ही तेज आवाज के साथ बजा तो आरोही डर गई और अगले ही पल रुद्र से दूर हुई। रुद्र भी आवाज सुन इधर उधर देखने लगा था कि तभी आरोही उसके पास से उठ अपना फोन लेने के लिए भागी। आरोही ने फोन हाथ में लिया तो देखा ये उसके पापा यानी आदित्य का कॉल था। उसका नाम देखते ही आरोही झेंप गई थी कि रुद्र ने उसके पास आते हुए पूछा, क्या हुआ। आरोही ने फोन म्यूजिक सिस्टम से डिस्कनेक्ट करते हुए कहा, पापा का कॉल आ रहा है। रुद्र ने उसकी बात सुन एक नजर उसके फोन को देखते हुए पूछा, यहाँ कैसे आई हो। आरोही ने झट से कहा, भाई के साथ आई हूँ। रुद्र ने आरोही की बात सुन अब उदास होते हुए पूछा, अब जाने वाली हो। आरोही ने उसके चेहरे को देख अपना फोन साइलेंट कर वहीं टेबल पर रखते हुए कहा, अभी नहीं। रुद्र ये देख मुस्कुराया और अगले ही पल उसने उसे गले से लगाकर अपने सीने में छुपा लिया। कुछ देर यूं ही गले लगे हुए दोनों ने अब एक दूसरे को देखा तो रुद्र एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर आरोही पर झुकने लगा। उसने आरोही के कान को चूम अब अपने होठों से उसके गले तक का रास्ता तय किया था कि आरोही की एक बार फिर धड़कनें तेज होने लगी। रुद्र ने मदहोश हो आरोही के खुले बालों को साइड करते हुए उसके गले पर बड़े ही सॉफ्टली किस करना जारी रखा था पर वो रुक गया। कुछ देर आरोही को यूं ही बाहों में लिए वो उससे दूर हुआ और उसने धीरे से कहा, नहीं यहाँ नहीं। आरोही ने भी उसकी बात सुन अब अपनी आंखें खोल उसे देखा तो रुद्र ने आरोही के हाथ को अपने हाथों में ले कर चूमते हुए कहा, अभी मेरे हिस्से में इंतजार बाकी है। आरोही उसकी बात सुन उसे देखने लगी थी कि रुद्र ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा, जाओ तुम घर जाओ। तो इस पर आरोही ने उसके बाजू को पकड़ते हुए कहा, नहीं ऐसे नहीं, पहले आप प्रॉमिस करें कि कल अपने पापा के पास जाकर उनसे बात करेंगे, उनसे सॉरी बोलेंगे। रुद्र ने आरोही की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। ये कहते हुए वो रूम में चला गया और जाकर बेड पर पेट के बल लेट गया। एक बार फिर उसे सब कुछ याद आ गया था कि किस तरह निखिल ने उसके साथ बर्ताव किया था। दूसरी तरफ आदित्य को जब पता चला कि इतनी रात को भी आरोही घर पर नहीं आई है तो वो परेशान हो उसे कॉल करने लगा, पर वो उसका कॉल पिक नहीं कर रही थी कि तभी शान वहां आया। उसने आदित्य को देखा तो उसे थोड़ा डर तो लगा पर उसे पता था कि उसे बताना ही था। उसने आदित्य के पास जा उससे पूछा, पॉप्स सोए नहीं आप। आदित्य ने एक नज़र गुस्से में शान को देखते हुए कहा, कुछ होश है या नहीं, एंजल घर नहीं आई है अभी तक। ये कहते हुए आदित्य अब ना जाने किसको कॉल करने वाला था कि शान ने जल्दी से कहा, पॉप्स वो मैं भूल गया था बताना, एंजल अपनी फ्रेंड के पास गई है ग्रुप स्टडी के लिए। आदित्य ने शान की बात सुन उसे कुछ देर तक घूरने के बाद गुस्से में कहा, और तुम अब मुझे बता रहे हो। शान ने मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी पॉप्स भूल गया था। आदित्य ने उसको देख उसे डांटते हुए कहा, चुप रहो और जाओ जाकर लेकर आओ उसे। आदित्य की बात सुन शान ने हैरान होते हुए आदित्य से कहा, अभी पॉप्स रात के 11 बजने वाले हैं। इस पर आदित्य ने कहा, जो कहा है वो करो, आधे घंटे में एंजल मेरे सामने होनी चाहिए। ये कहते हुए आदित्य अब गुस्से में ऊपर चला गया। वहीं शान वो तो हैरान सा बस उसे जाते देखता रह गया। इधर रुद्र इस समय बेड पर आरोही की बाहों में था। आरोही ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, मैं जानती हूँ आपको अपने पापा की बातों का बुरा लगा है, आप अभी नहीं जाना चाहते, ना जाएं।
रुद्र की आंखों में नमी थी। वो चुपचाप आरोही के सीने में अपना चेहरा छुपाए हुए था कि तभी आरोही ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, एक बात कहूं, इस तरह से टूटने से अच्छा है कि आप जैसे हैं वैसे रहिए। मस्त एकदम बिंदास, पापा की बातों को दिल से निकाल फेंके और बस अपने सपने पूरे करें। आरोही की बात सुन रुद्र ने अपना चेहरा उठा उसे देखा तो आरोही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मेहनत कीजिए पर को बर्बाद मत कीजिए प्लीज। सबसे पहले तो उस करिश्मा का करिश्मा खत्म करेंगे। मैं जानती हूँ कि आपने कुछ नहीं किया, मुझे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, पर बाहर वालों को देने की जरूरत है, वरना आपका सपना कभी पूरा नहीं होगा। नहीं जाना चाहते अपने घर मत जाइए। आरोही की बातें रुद्र को सीधे दिल पर लगी थी। कितनी बड़ी बात उसने उसे इतनी आसानी से समझा दी थी। वाकई उसे अब सिर्फ पर ही ध्यान देते हुए अपने सपने को पूरा करना चाहिए, खुद को स्टेबल कर आदित्य से आरोही का हाथ मांगना चाहिए। कब तक वो अपनी बेबी से दूर रहेगा। सुबह के समय आरोही की आंख खुली तो उसने देखा रुद्र अभी भी उससे किसी छोटे बच्चे की तरह चिपक कर सोया हुआ था। उसे सोते देख आरोही को ना जाने क्या सूझी और उसने रुद्र के माथे पर बिखरे बालों को अपनी उंगलियों से हटा बड़े प्यार से उसके सिर को चूम लिया। रुद्र के साथ होने पर जो फीलिंग्स वो महसूस करने लगी थी ये उसके लिए नई थी और थोड़ी अजीब भी थी, पर ये फीलिंग उसे अच्छी लगने लगी थी। उसे भी धीरे धीरे ही सही पर अब रुद्र पर विश्वास होने लगा था। उसके प्यार पर विश्वास होने लगा था। वो भी रुद्र की फिक्र करने लगी थी। काफी देर तक वो उसे निहारती रही थी कि तभी उसका फोन बजा तो आरोही ने झट से अपना फोन नाइट स्टैंड से उठा, कॉल पिक किया तो उधर से शान ने कहा, एंजल मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। आरोही ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई आ जाएं आप। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया और अब धीरे से रुद्र को खुद से अलग करने लगी थी कि तभी रुद्र ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए पूछा, जा रही हो। आरोही ने उसकी आवाज सुन हैरान होते हुए कहा, हूँ, आप जाग रहे थे। रुद्र ने अपना सिर आरोही के सीने पर रख उसके गले लगते हुए कहा, हम। तो ये सुन आरोही ने झूठे ही नाराज होते हुए कहा, कितने बुरे हैं आप, आपने चीटिंग की। इस पर रुद्र ने अपना चेहरा उठा मुस्कुराते हुए कहा, चीटिंग नहीं करता तो पता कैसे चलता कि मेरी बीवी मुझे इतना प्यार करती है। रुद्र की बात सुन आरोही जैसे बेजुबान हो गई, कुछ कहने के लिए उसे शब्द ही नहीं मिले। प्यार क्या सच में उसे रुद्र से प्यार है? ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगा था कि तभी रुद्र ने कहा, बेबी। आरोही उसकी आवाज सुन होश में आई और उसने धीरे से कहा, हाँ। तो रुद्र ने उससे पूछा, तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा है? आरोही ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा, हम इसलिए तो आज आपके साथ हूँ। रुद्र उसकी बात सुन मुस्कुरा दिया और उठकर उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा लेकर आया तो आरोही उसकी आंखों में देखने लगी थी कि अगले ही पल रुद्र ने उन दोनों के बीच की दूरी को कम कर अपने होठों को आरोही के होठों से जोड़ उसे किस करने लगा। आरोही ने भी इस पर कुछ रिएक्ट नहीं किया और उसे खुद को किस करने दिया। कुछ देर बाद दोनों एक पैशनेट किस के बाद अलग हुए तो आरोही का चेहरा गुलाबी पड़ चुका था और उसके होंठ वो तो लाल पड़ चुके थे। होठों को देख रुद्र का तो जैसे एक बार फिर मन कर गया कि वो एक बार फिर उन्हें चूम ले। वो फिर से झुका और उसने आरोही के होठों को एक बार फिर किस करना चाहा था, मगर आरोही ने अपनी फूलती सांसों को संभाल रुद्र के जोर से धड़कते दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अब और नहीं। ये कहते हुए उसने अपनी पलकों को झुका लिया तो रुद्र ने उसकी झुकी हुई पलकों को चूमते हुए कहा, मेरा मन नहीं भरा पर ठीक है, इससे काम चला लूंगा। इतना कहते हुए वो अब बेड से उठा तो आरोही भी अपने कपड़े ठीक करते हुए उठकर बैठ गई। उसने रुद्र से पूछा, कहाँ जा रहे हैं? रुद्र ने एक नजर आरोही को देखते हुए कहा, पहले खुद के रहने का इंतजाम करना होगा तो बस उसी के लिए बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। आरोही ने उसकी बात सुन अपना सिर हिला दिया। वहीं रुद्र के घर पर सोनम बेसुध सी अर्चना जी के पास जाकर बैठ गई तो अर्चना जी ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो बहू, निक्की खुद हमारे रुद्रा को ढूंढ कर वापस ले आएगा। उनकी बात सुनते ही सोनम रो पड़ी और उसने उनके गले लगते हुए कहा, चाची जी मैं निखिल से कभी बात नहीं करूंगी। मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर क्या मिल गया इन्हें? उसने कुछ नहीं किया, वो तो बहुत भोला है, तभी उसे सब बेवकूफ बनाकर चले जाते हैं। सोनम को रोते देख अर्चना जी ने उसे अपने गले लगाए हुए कहा, चुप हो जाओ बहू, मैं निक्की से बात करूंगी। घर में कल ही सबको निखिल ने क्या किया है सब कुछ पता चल गया था, जिसके चलते मयंक और प्रताप जी निखिल से नाराज थे।
मयंक ने रुद्र को ढूंढने की कोशिश भी की थी पर उसका फोन बंद होने के कारण वो कुछ पता नहीं लगा पाया। वहीं सिंगापुर में इस समय सुबह के 10 बजने को थे। ईशु और शुभित कल ही यहाँ पर आ गए थे। शुभित ना जाने सुबह से कहाँ चला गया था। उसके इंतजार में बैठी ईशु को अब डर लगने लगा था क्योंकि वो वाकई काफी देर से गायब था। तभी शुभित रूम में आया तो उसे आते देख ईशु जल्दी से बेड से उठ उसके पास जा उसने उसे इशारे में पूछा, कहाँ चले गए थे। उसकी बात समझ शुभित उसे कोई जवाब दिए बगैर चुपचाप अपनी जगह पर जा बैठा। तो ईशु थोड़ी हैरान होते हुए उसे देखने लगी थी कि तभी शुभित ने बड़े ही फीके तरीके से उससे कहा, रेडी हो जाओ, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। ईशु को उसके इस तरह के बिहेवियर से एक बार फिर हैरान हो अपनी जगह पर खड़ी रह गई थी कि शुभित ने उसे देख अब भड़कते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है, गूंगी के साथ बहरी भी हो गई क्या, जो मेरी बात समझ नहीं आ रही तुम्हें। शुभित की तेज आवाज सुन ईशु झेप गई। उसकी कही बात सुन ईशु की आंखें भर आईं और उसने अपना सिर नामे हिलाया तो शुभित ने कहा, तो फिर खड़ी क्यों हो, जाओ जाकर रेडी हो जाओ। ये कहते हुए शुभित अपनी जगह पर खड़ा हुआ था कि ईशु उसे देख जल्दी से आगे बढ़कर अपने कपड़े निकालने लगी और जल्दी से कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। शुभित का एक बार फिर से रूखा बर्ताव उसे बहुत हट कर गया था। ईशु ऑरेंज और व्हाइट कलर की फ्लोरल प्रिंट ड्रेस पहनकर रूम में वापस आई तो उसने देखा कि शुभित भी रेडी हो गया था। उसने व्हाइट टी शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहना हुआ था और मिरर के सामने खड़े हो अपने बाल सेट कर रहा था। ईशु उसे देख हल्का सा मुस्कुरा दी और फिर धीरे से उसके पास चलकर आई तो शुभित का भी ध्यान उस पर गया। शुभित ने उसे एक नजर देखते हुए नाखुश होकर कहा, क्या पहन लिया ये तुम, इसमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। शुभित की बात सुन ईशु की मुस्कुराहट एक बार फिर फीकी पड़ गई और उसने एक नजर को नीचे से ऊपर तक देखा। क्या खराबी थी उसके लुक में। उसे पता था कि शुभित को बिल्कुल पसंद नहीं आता था कि वो कोई शॉर्ट ड्रेस या फिर कोई टाइट फिटेड कपड़े पहने, तो उसने पहले ही सिंपल सी इस मैक्सी ड्रेस को सिलेक्ट किया था जो कि उसके नीज तक तो थी पर शायद उसे पसंद नहीं आई। वैसे भी शुभित ने अपनी पसंद नापसंद उसे बताई ही कहा थी। उसने अपनी पैकिंग आरोही की हेल्प से की थी, कुछ तो ड्रेसेज आरोही ने अपनी भी उसके लिए पैक कर दी थी। ईशु मायूस हो शुभित को देखने लगी थी कि तभी शुभित ने कहा, चलो जो भी है बाल ठीक करो और चलो अब। ईशु ने हाँ में सिर हिलाया और मिरर के सामने खड़े हो फेस मॉइस्चराइजर लगाया, होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगाकर उसने अपने बालों को अच्छे से कोम कर उन्हें यूं ही खुला छोड़ दिया। शुभित खड़ा हो उसे देखने में खो चुका था। ईशु ने अब व्हाइट कलर की हील्स पहन अपने लुक को कंप्लीट किया था। वो शुभित की तरफ मुड़ी तो शुभित भी उसे हिलते देख होश में आ गया और उसने ईशु से कहा, चलो। ईशु ने हाँ में सिर हिला, अपने फोन को अपने हैंडबैग में डाला और शुभित के पीछे पीछे चल दी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में आरोही शान के साथ मित्तल मैंशन के अंदर एंटर हुई थी कि उसकी नजर लिविंग एरिया में बैठे आदित्य पर पड़ी। आदित्य को देख ना जाने क्यों वो थोड़ा डर गई थी। वहीं आदित्य ने आरोही को देखा तो उसने आरोही को अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा, इधर आओ बच्चा। आरोही ने एक नजर शान को देखा और फिर धीरे से आदित्य के पास जाकर खड़ी हुई तो आदित्य ने अपनी कॉफी टेबल पर छोड़ खड़े हो आरोही को अपने गले से लगाते हुए कहा, अब एक दिन तुम्हें ना देखूं तो बुरा हाल हो जाता है। मेरा किस फ्रेंड के पास गई थी, तुम मना कर देना उसे कि आज के बाद तुम उसके घर नाइट स्टे नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारे पापा को भी नींद तभी आती है जब तक वो अपनी आंखों के सामने अपनी एंजल को नहीं देख लेते। आरोही ने आदित्य से दूर हो धीरे से कहा, सॉरी पापा, अब से नहीं जाऊंगी। आदित्य ने आरोही के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ अब पापा बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी एंजल उनसे दूर कहीं भी जाए। अपने फ्रेंड्स को तुम यहाँ अपने घर बुला लिया करो। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया तो आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ जाकर फ्रेश होकर आओ, फिर साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आरोही ने आदित्य की बात सुन हाँ कहा और अब जल्दी से ऊपर अपने रूम में चली गई। आदित्य की फिक्र से उसकी आंखें ही भर आई थी। वो उसे बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता था। उसे अब समझ आ रहा था कि बचपन में क्यों उसकी स्कूल फ्रेंड्स अपने अपने पापा की इतनी तारीफ करती थी, पर उसका बचपन तो बहुत बुरा बीता था। अगर कभी गलती से उसके मामा जी उसे कुछ ला कर दे भी देते थे तो कपिल उससे वो चीज छीन कर तोड़ दिया करता था, और कपिल की माँ अगर वो कभी कुछ खाने के लिए मांग भी लेती तो उसे बहुत मारती थी। सब कुछ याद
करते हुए आरोही की आंखों से आंसू छलक आए तो आरोही ने उन्हें जल्दी से पोंछ खुद को संभालते हुए कहा, तू भी ना आरोही, अब तो सब ठीक है, फिर क्यों रो रही है, भूल जा सारी पुरानी कड़वी बातों को। इधर नीचे शान ने आदित्य के बिहेवियर को देख शॉक होते हुए पूछा, पॉप्स एंजल को इतना प्यार से ट्रीट कर रहे हैं आप, और अगर यही गलती में या भाई करे तो आप हमें गालियों से नवाजते हो, इतना भेदभाव क्यों पॉप्स। आदित्य ने शान की बात सुन अपनी जगह पर वापस बैठते हुए कहा, आज तुम्हें सुबह सुबह भी गालियां खानी है क्या। वैसे मैंने सुना है निखिल ने अपने कामचोर बेटे को घर से निकाल दिया है, एक कामचोर तो मैंने भी पाल रखा है, सोच रहा हूँ कि। ये सुन शान ने आदित्य को बीच में टोकते हुए हल्का मुस्कुरा कर कहा, क्या पॉप्स आप भी ना मेरी बातों को दिल तक ले गए। इस पर आदित्य ने कॉफी पीते हुए कहा, उन्हों मेरे दिल तक तो सिर्फ तुम्हारी मॉम को जाने का हक है। शान ने आदित्य की बात सुन हैरान और खुश होकर कहा, क्या बात है पॉप्स, मॉम क्या वापस आई, आपकी तो जवानी जिंदाबाद हो गई। आदित्य ने शान की बात सुन सीरियस होकर कहा, अच्छा ज्यादा नहीं बोल रहे तुम, और वैसे भी तुम्हारा बाप बुढ़ा ही कब हुआ था, आओ दो दो हाथ कर लेते हैं, पता चल जाएगा कौन असली जवान है। शान ने इतना सुनकर हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं पॉप्स, लगता है आपने भी जवान मूवी देखी डाली, अब क्या एक बार मॉम को उठने तो दे, फिर से फेरे पड़वा देंगे आपके मॉम के साथ। आदित्य ने जैसे ही शान की ये बात सुनी तो थोड़ा नाराज होते हुए कहा, तुम ऐसे नहीं जाओगे ना यहाँ से। आदित्य का ये कहना भर था कि शान जल्दी से सीढ़ियों की तरफ भाग गया। उसे इस तरह से जाते देख आदित्य हंस दिया कि तभी सूरज वहां आया और उसने आदित्य से कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। आदित्य ने उसे एक नज़र देखते हुए कहा, सूरज आज से तुम चीकू नहीं बल्कि एंजल के साथ हर वक्त हर जगह रहोगे। एंजल की सिक्योरिटी की पूरी जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूँ। सूरज ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, यस बॉस, आप बेफिक्र रहें। आदित्य ने हाँ में सिर हिलाया और सूरज को जाने का इशारा कर दिया। बात ये थी कि आदित्य ने आरोही, शान और शुभित की रक्षाबंधन की फोटोज और अपनी और शुभी की एक फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर सबको आरोही और शुभी के बारे में एक हिंट दे दी थी। दुश्मनों की उसके पास कोई कमी नहीं थी, पर इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी सूरज को अपनी बेटी की सिक्योरिटी सौंपी थी और वही शुभित के लिए दूसरे बॉडीगार्ड को हायर किया गया था। पर फिलहाल शुभित के कहने पर उसके पीछे कोई भी सिक्योरिटी टीम नहीं थी। इस समय वो अपना हनीमून पीरियड एंजॉय कर रहा था। इधर मयंक आयु के साथ सक्षम के घर आया हुआ था। सक्षम के सामने आते ही मयंक ने उससे पूछा, प्लीज सक्षम बता दो कि रुद्र कहाँ है। सक्षम ने मयंक की बात सुन अपना सिर झुका धीरे से कहा, सॉरी चाचू, पर सच में मुझे नहीं पता कि रुद्र कहाँ है, कुछ पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसकी बात सुन पास बैठे उसके बाबा यानी कमलेश, जी हाँ सक्षम कमलेश और छवि का बेटा था। कमलेश ने सक्षम से पूछा, सच बोल रहे हो ना। इस पर सक्षम ने सिर हिलाते हुए कहा, सच कह रहा हूँ बाबा, मुझे कुछ नहीं पता। ये कहते हुए सक्षम ने एक बार फिर अपना सिर झुका लिया। वो क्या ही करता, रुद्र ने उसे मना जो किया था घर वालों को उसका पता बताने को। वहीं सिंगापुर में शुभित और ईशु अपने होटल से दूर सिंगापुर के फेमस बकट बाटक टाउन पार्क घूमने आए हुए थे। जगह बहुत ही खूबसूरत थी, एक पीसफुल जगह थी। कोई भी यहाँ आना चाहेगा अगर उसे नेचर के साथ समय बिताना पसंद है तो ये जगह वाकई कमाल थी। ईशु के चेहरे पर आसपास का माहौल, चारों तरफ फैली हरियाली को देख एक बहुत ही प्यारी स्माइल आ चुकी थी। उसने शान को इशारे में कहा, जगह बहुत ही सुंदर है। शुभित ने उसके चेहरे पर एक नजर डाली और अब उसका हाथ थाम उसे कुछ दूर बने एक पूल साइड एरिया तक ले जाने लगा था कि अचानक से ईशु चलते हुए लड़खड़ा गई। जगह पर चलते समय थोड़ा ऊंचा नीचा रास्ता था और स्लॉपी भी। इस सब में ईशु का बैलेंस हील्स पहनने की वजह से बिगड़ा हुआ था। वहीं शुभित ने ईशु को जल्दी से थाम कर गिरने से बचा तो लिया, पर अगले ही पल उस पर भड़कते हुए उसने ईशु से कहा, किसने कहा था तुम्हें ये हील्स पहनने को, कभी खुद का दिमाग थोड़ा यूज भी करोगी या नहीं। ईशु एक बार फिर उसके बोलने के ढंग पर हैरान हो आसपास लोगों को देख उसे देखने लगी। ना जाने क्यों वो यहाँ आकर इतना बदल गया था। उसे क्या पता था कि वो उसे ऐसी कोई जगह लेकर आने वाला है। तो वो शूज पहनकर आती ईशु की आंखों में एक बार फिर नमी आने लगी थी कि शुभित ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, नॉट अगेन, स्टॉप क्राइंग, बच्ची नहीं हो। ईशु ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए कि तभी शुभित ने उसका हाथ पकड़ उसे लगभग अपने साथ खींचते हुए कहा, हम वापस जा रहे हैं।
ये कहते हुए वो लंबे लंबे डग भरता हुआ उसे अपने साथ ले जाने लगा। वहीं ईशु वो आसपास देख अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करते हुए जल्दी जल्दी चलकर उसकी स्पीड से अपनी स्पीड मैच करने की कोशिश करने लगी। एक बार फिर वो बुरी तरह हट हुई थी और उसे अब सच में बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, पर किसी भी तरह खुद को संभाले हुए थी। ईशु शुभित के साथ वापस अपने होटल आ चुकी थी। मन बहुत उदास हो गया था, इसलिए चुपचाप जाकर बेड पर लेट गई। वहीं शुभित वो उसे एक नज़र देख बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मुंबई में आरोही ने आज कॉलेज गार्डन में अपने पास बैठी सोनल से कहा, सोनल सुनना। सोनल ने अपने नोट्स लिखते हुए कहा, अभी नहीं यार, पहले मुझे लिखने दे। इस पर आरोही ने उससे नोट्स लगभग छीनते हुए कहा, यार बहुत इम्पोर्टेंट है। सोनल ने ये सुन आरोही से अपने नोट्स वापस छीनते हुए कहा, यही ना कि तू आदित्य मित्तल की इकलौती बेटी आशी है। सोनल की बात सुन आरोही हैरान हो गई और अपना मुंह खोल सोनल को देखने लगी, पर जल्दी ही खुद को नॉर्मल कर आरोही ने सोनल से पूछा, तुझे कैसे पता? सोनल ने मुस्कुराते हुए कहा, कैसे क्या, मुझे सक्षम ने बताया, बस मैं ये देखना चाह रही थी कि तू मुझे ये बात कब बताने वाली है, और देख तू इतने दिनों बाद अब जाकर मुझे ये बात बता रही है। आरोही ने सोनल की बात सुन धीरे से कहा, सॉरी यार, मैं तुझे बहुत पहले ही सब कुछ बता देती, पर ना तो मौका मिला और ना ही मुझे समझ आ रहा था कि तुझे कैसे क्या बताऊं। सोनल पहले तो आरोही को नाखुश होते हुए देखे जा रही थी, पर फिर अगले ही पल उसने अचानक से आरोही के गले लगते हुए कहा, क्यों इतना सोचती है यार, मुझे पता है तेरी मेरी दोस्ती आज भी वैसी ही रहने वाली है जैसे पहले थी, है ना? आरोही ने सोनल की बात सुन जल्दी से अपना सिर हिला दिया और खुश होकर फिर से वो दोनों एक दूसरे के गले लग गई। सोनल ने उसकी सारी उलझन, सारी परेशानी को अपनी बातों से कम कर दिया था। तभी कुछ सोच आरोही ने सोनल से पूछा, वैसे तेरी बड़ी बातें होने लगी हैं सक्षम से, आखिर बात क्या है? सोनल आरोही की बात सुन झेप गई, पर अगले ही उसने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो। मगर सोनल के लाल पड़ते चेहरे को देख आरोही को समझने में देर नहीं लगी थी कि आखिर बात क्या है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मत बता, मैं खुद पता कर लूंगी। ये कहते हुए आरोही अब वहां उठकर जाने लगी थी कि सोनल ने जल्दी से उठते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, वो बस हम दोनों एक दूसरे से कॉल पर बात कर लेते हैं, तू जो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। आरोही सोनल का चेहरा देख हंसने लगी। उसने सोनल के गाल खींचते हुए कहा, अरे बाबा, मैं समझ गई और ये भी समझ गई कि जल्दी ही जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही कुछ होने वाला है। इस पर सोनल ने झट से पूछा, क्या बोल रही है? तो आरोही ने कहा, कुछ नहीं, तू वो सब छोड़ और मुझे ये बता कि मुझे कॉलेज टाइम में बाहर जाना है, कैसे जाऊं? सोनल ने हैरान होते हुए पूछा, क्या मतलब है तेरा, तुझे कॉलेज बंद करना है, क्यों? आरोही ने उसकी बात सुन जल्दी से अपना फोन निकालकर सोनल को दिखाया तो उसके फोन में रुद्र का मैसेज। पर सोनल ने कहा, यार ये तुझे ऐसे कॉलेज टाइम पर ही क्यों लेने आ रहा है? ऊपर से ना तो ये पूछा कि तू फ्री है कि नहीं, बस मैसेज कर दिया कि मैं लेने आ रहा हूँ, आधे घंटे में कॉलेज के बाहर मिलो। आरोही ने सिर हिलाते हुए कहा, वही तो, मैंने पहले कभी कॉलेज बंक नहीं किया, कैसे जाऊं? सोनल ने उसके चेहरे पर आई परेशानी देख उसके थोड़े मजे लेते हुए कहा, जाना तो पड़ेगा यार, आखिर तेरे प्यारे हस्बैंड का ऑर्डर जो आया है। आरोही ने बड़ी टेंशन में उससे पूछा, पर कैसे? तो सोनल ने कहा, रुक जरा, कुछ सोचने दे। कुछ देर बाद सोनल और आरोही कॉलेज के एंट्रेंस गेट से कुछ दूरी पर खड़ी हुई थीं। सोनल ने आरोही को देखते हुए कहा, यार ये गार्ड अंकल तो यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे। आरोही ने उसकी बात सुन मायूस होकर सिर हिलाया था कि तभी वो कुछ सोचकर मुस्कुराए और उसने जल्दी से अपना आईडी कार्ड सोनल को देते हुए कहा, देख अभी 1 बजने वाला है, MBA की क्लासेज 1:30 पर स्टार्ट होती है, 1 बजते ही MBA के स्टूडेंट्स आना शुरू हो जाएंगे तो गेट भी खुल जाएगा। तू गार्ड अंकल को अपनी बातों में लगा लेना, तो ऐसे में मैं तब बाहर जा सकती हूँ। सोनल ने आरोही का आइडिया सुनते ही खुश होकर कहा, अरे वाह, प्यार में पड़े इंसान का दिमाग ऐसे कामों में वाकई तेज हो जाता है, ये आज तूने साबित कर दिया स्वीटी। आरोही सोनल की बात सुन हल्का सा शर्मा गई और अब 1 बजने का वेट करने लगी। फाइनली सोनल की हेल्प से आरोही कॉलेज से निकलने में कामयाब हो गई थी। कुछ दूरी पर ही उसे रुद्र भी बाइक के साथ दिखा। आज 2 दिन बाद वो उसे देख रही थी। वो जल्दी से खुश होकर उसके पास गई तो उसको देख रुद्र ने हैरान होते हुए उससे पूछा, ये ऐसे डाकू बनकर क्यों घूम रही हो?
आरोही ने उसकी बात सुन एक जोरदार पंच रुद्र की पीठ पर मार दिया। रुद्र को तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर हाँ आरोही के जरूर हाथ में दर्द हो गया। वो अपना हाथ पकड़ कर रह गई तो रुद्र ने जल्दी से उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, क्या तुम भी कितनी कमजोर हो और ये सब क्या है? ये कहते हुए रुद्र की नजरें आरोही के चेहरे पर टिकी हुई थीं। असल में आरोही ने इस समय अपने चेहरे पर अपना स्कार्फ बांधकर अपना चेहरा छुपाया हुआ था। रुद्र की बात सुन उसने जल्दी से कहा, चुप रहें आप, तो ये सब आपकी वजह से ही करना पड़ रहा है। पापा के गार्ड्स 2 दिन से मेरे पीछे पीछे ही घूमते हैं, उन्हें पता चला तो पापा को भी पता चल जाएगा। अब ज्यादा सवाल जवाब ना ही करे, बस यहाँ से जल्दी से चलें। ये कहते हुए आरोही ने रुद्र से अपना हाथ छुड़ाया और जल्दी से बाइक पर बैठ गई। रुद्र ने भी बाइक स्टार्ट की और वे दोनों अब वहां से निकल गए। आज इतने दिनों बाद रुद्र के साथ यूं बाइक पर बैठ आरोही की पिछली यादें ताज़ा हो गई थी। पहले तो वो हमेशा मन मारकर ही रुद्र के साथ आया जाया करती थी, पर आज बात अलग थी, इसलिए कुछ सोच आरोही ने धीरे से रुद्र की कमर पर से अपने हाथों को आगे ऊपर ले जाते हुए रुद्र के सीने पर अपनी बाहों का घेरा कुछ तंग किया और थोड़ा और रुद्र के करीब हो गई। उसकी इस हरकत पर रुद्र मुस्कुरा दिया और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। दोनों खामोशी से एक दूसरे की नजदीकी महसूस कर रहे थे। कुछ ही देर में रुद्र ने बाइक एक बिल्डिंग के बाहर रोकी तो आरोही ने अब बाइक से उतरकर अपना स्कार्फ हटा दिया। उसने बिल्डिंग को देखते हुए कहा, जगह तो अच्छी है। रुद्र ने हाँ में सिर हिलाया और अब आरोही का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गया। वो उसके साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा था कि आरोही ने उसे रोकते हुए कहा, लिफ्ट से चलते हैं ना? इस पर रुद्र ने कहा, बंद है। ये कहते हुए रुद्र एक बार फिर उसे अपने साथ ऊपर ले जाने लगा था कि तभी उसने आरोही के चेहरे पर एक नजर डाली तो वो रुक गया और उसने परेशान होते हुए कहा, अरे यार। तो आरोही ने उससे पूछा, क्या हुआ? रुद्र उसे जवाब देने की बजाय इधर उधर देखने लगा कि तभी उसकी नजर वहां रखे हरे भरे पौधों पर गई। उसकी नजर एक प्लांट पर ठहर गई जिसकी लीव्स कुछ ज्यादा ही तेज दिख रही थीं। रुद्र उसके पास गया और उसने अपना अंगूठा उस प्लांट की तेज धार जैसी पत्तियों से काट दिया। उसके अंगूठे से हल्का सा खून छलक आया। ये देख आरोही हैरानी से चिल्लाई, ये क्या कर रहे हैं? रुद्र ने आरोही का हाथ दबाते हुए कहा, चुप रहो, तुमने सिंदूर क्यों नहीं लगाया? ये कहते हुए रुद्र ने अगले ही पल अपने खून से लाल अंगूठे से आरोही की मांग भर दी। आरोही उसके ऐसा करने पर उसे देखती रह गई। जल्दी ही वो होश में आई और उसने रुद्र से कहा, वाह मेरे फिल्मी हीरो, एक बार मुझसे पूछ तो लेते, मैंने सिंदूर लगाया है, डेली लगाती हूँ, ये देखो। इतना कहकर आरोही ने अपने बालों को हाथ से पीछे कर रुद्र को दिखाया तो रुद्र बस उसकी मांग में भरे सिंदूर को देखता रह गया। इधर अगले ही पल आरोही ने उससे अपना हाथ छुड़ा। उसके चोट लगे अंगूठे को पकड़कर अपने मुंह में ले उसके अंगूठे से बहते खून को सक करने लगी तो रुद्र के दिल की धड़कन मानो एक पल के लिए थम सी गई। वो आरोही को बड़े ध्यान से देखने लगा। उसके लिए कितनी फिक्र दिख रही थी उसके चेहरे पर। आरोही की ये साइड जो उसे देखने को मिल रही थी वो पहले वाली आरोही से बिल्कुल अलग थी। उसे ये आरोही बहुत अच्छी लग रही थी। उसके मुंह में अपने अंगूठे को देख अब तो उसकी धड़कनें मानो बुलेट ट्रेन की स्पीड की तरह बढ़ चुकी थी और उसे अलग ही एहसास जागने लगे थे जो कि उसे ना जाने क्या क्या करने के लिए बहका रहे थे कि तभी उसने एक झटके में अपना हाथ पीछे खींचते हुए थोड़ा नाराज होकर कहा, मैंने पहले ही कहा था कि थोड़ा तैयार होकर आना, मैरिड लगनी चाहिए तुम। अंकल और आंटी ने मुझे पहले ही साफ साफ कह दिया है कि वो रेंट पर फ्लैट मैरिड कपल को ही देंगे। वैसे तो मैंने उन्हें हमारी शादी की और सर्टिफिकेट की भी फोटो दिखा दी थी, पर वो तुमसे मिलना चाहते हैं इसलिए कह रहा हूँ। अब एक काम करो, बालों को बांध लो तो सिंदूर ठीक से दिखने लगेगा। आरोही उसके अचानक से बदले मूड को देख हैरान हो गई थी। उसने अपने बैग से रबर बैंड निकाल अपने बालों की पोनी बनाते हुए थोड़े गुस्से में कहा, खुद ही चाहते हैं कि घर में शादी का किसी को भी पता ना चले और ये भी चाहते हैं कि मैं सच संवर कर ये मोटो मोटो सिंदूर मांग में भर कर घूमूं, या तो आप पागल हैं या फिर मुझे पागल बना रहे हैं। रुद्र को आरोही की बात सुन अपनी कही हुई बात और अपने बोलने के ढंग का एहसास हुआ तो वो कुछ शांत हो गया। असल में कुछ देर पहले की हरकत से उसके दिल में हलचल मच गई थी, पर अरमान अधूरे रह गए तो वो झंझला गया था। दोनों खड़े ही हुए थे कि किसी के ऊपर आने की आवाज आई तो रुद्र आरोही का हाथ पकड़ उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ गया। दोनों कुछ ही देर में एक फ्लैट के बाहर जाकर रुके। रुद्र ने आरोही को देखे बगैर अब जल्दी से बेल बजाई।
तो कुछ देर बाद डोर खुला। एक तकरीबन 55 साल के अंकल को अपने सामने खड़े देख रुद्र ने कहा, हेलो अंकल। वो अंकल रुद्र को देखते ही पहचान गए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आओ आओ। रुद्र ने आरोही को अंदर अपने साथ ले जाते हुए कहा, अंकल ये मेरी वाइफ है, मैं आज ही यहाँ शिफ्ट होना चाहता हूँ। अंकल ने एक नज़र आरोही को देखा था कि इतने में उनकी वाइफ भी वहाँ आ गई। रुद्र के साथ ब्लू जीन्स और रेड टी शर्ट में पतली दुबली आरोही को देख वो हल्का सा मुस्कुराए और उन्होंने आरोही से कहा, आओ बैठो बेटा। आरोही ने आंटी को देखते हुए कहा, नमस्ते आंटी। आरोही और रुद्र बैठे थे कि आंटी ने आरोही से पूछा, बेटा उम्र क्या है तुम्हारी, इतनी जल्दी शादी क्यों? आरोही उनकी बात सुन रुद्र को देखने लगी तो रुद्र ने बात संभालते हुए कहा, वो आंटी मुझे करनी थी। अंकल आंटी रुद्र की बात सुन एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। आंटी ने एक बार फिर आरोही से सवाल करते हुए पूछा, कितना समय हुआ है शादी को? आरोही ने उनकी बात सुन इस बार झट से कहा, 3 महीने। तो आंटी एक बार फिर उन दोनों को देखने लगी। उन्होंने एक बार फिर आरोही से पूछा, कहाँ से हो दोनों? क्या दोनों घर से भागकर मुंबई आए हो? उनकी बात सुन आरोही और रुद्र फिर से एक दूसरे को देखने लगे। रुद्र ने कुछ कहना चाहा था कि तभी आरोही ने कहा, नहीं आंटी यही मुंबई से है, बस किसी वजह से फैमिली से दूर रहना पड़ रहा है। आरोही की साफ शब्दों में कही बिना कोई घुमावदार बात को सुन आंटी मुस्कुरा दी और उन्होंने उठकर वहीं हॉल में ही ड्रॉअर से चाबी निकालते हुए कहा, आओ फ्लैट दिखा देती हूँ, बात तो पहले ही हो गई थी, रेंट देने में कोई आनाकानी बर्दाश्त नहीं होगी। और हाँ, तुम्हारे फ्लैट के बगल वाले फ्लैट में और बिल्डिंग के ज्यादातर फ्लैट्स में सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, इसलिए लेट नाइट लाउड म्यूजिक कर पार्टी करना भी अलाउड नहीं है। माहौल खराब है तो इतनी पूछताछ करनी पड़ती है। आरोही ने उनकी बात सुन धीरे से कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आंटी, मैं समझ सकती हूँ। आंटी आरोही को देख बोली, बहुत प्यारी बच्ची हो, खुश रहो। बातों ही बातों में वो लोग ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच गए। आंटी ने लॉक खोल फ्लैट का डोर खोलते हुए कहा, आओ बेटा देख लो आराम से, ये लो चाबी और जब शिफ्ट होना हो सकते हो। ये कहते हुए वो आंटी अब वहां से चली गई तो आरोही अब सब जगह घूमते हुए फ्लैट को देखने लगी। 1 BHK फ्लैट था जिसका रेंट अच्छा खासा होगा। ये सोच आरोही ने पलटकर रुद्र से पूछा, आपके पास पैसे कहाँ से आए? रुद्र ने डोर बंद करते हुए कहा, सौन के कुछ पैसे मिले थे तो बस 2 दिन की मेहनत के बाद बड़ी मुश्किल से ये छोटा सा फ्लैट मिला है। आरोही रुद्र के करीब आई और उसने धीरे से पूछा, मैं तो यहाँ आपके साथ रह ही नहीं पाऊंगी, तो फिर आंटी को क्या बोलेंगे आप? रुद्र ने आरोही को देखते हुए कहा, वो तो अब मैं संभाल लूंगा। आरोही ने उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला दिया और फिर बेडरूम की तरफ चली गई। उसे रुद्र की बात सुन अच्छा नहीं लगा था। उसे लगा था कि शायद अब वो कहेगा कि वो उसके पापा से बात कर उसे अब अपने साथ ही रखेगा, पर नहीं, उसके तो दिमाग में दूर दूर तक अभी ये ख्याल नहीं आया। इधर रुद्र को बुरा लग रहा था कि वो सीढ़ियों पर किस तरह से आरोही से बोला और शायद इसी वजह से आरोही का चेहरा मुरझा गया है। वो उसके पीछे पीछे आया तो देखा आरोही रूम में खड़ी अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछ रही थी। ये देख रुद्र जल्दी से उसकी तरफ भागा और उसने आरोही को अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रही हो? सॉरी, अब मैं कभी गुस्सा नहीं करूंगा। क्या करूं, कभी कभी गुस्सा आ जाता है। आरोही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं ठीक हूँ। रुद्र ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए कहा, कहाँ ठीक हो तो रो क्यों रही हो? आरोही ने ना में सिर हिलाया और एक बार फिर उसकी आंखों में नमी आई तो वो झट से रुद्र के गले लग गई। बात ये थी कि भले उसे उसकी फैमिली मिल गई थी और वो अपने पापा का प्यार पाकर बहुत खुश भी थी, बट उसे रुद्र भी अपने पास चाहिए था। अब रुद्र से दूर रहकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। भले वो पहले उससे लड़ती झगड़ती थी, वो उसे छोड़कर चला जाता था पर जल्दी ही उसके पास वापस भी आता था, मगर अब बात ही अलग थी जो कि वो रुद्र को समझा नहीं पा रही थी। रुद्र ने आरोही की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, बेबी इतना बुरा मान गई क्या? आरोही ने ना में सिर हिलाया तो रुद्र ने उसके सिर को चूमते हुए कहा, शशिश तो फिर रोना बंद करो। आरोही ने रुद्र से दूर हो अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गई। रुद्र उसे देख मुस्कुराया। रोने से लाल पड़ चुकी उसकी नाक पर किस करते हुए रुद्र ने कहा, अच्छा तुमने सॉरी बोलना कब से सीखा? आरोही उसकी बात सुन उसकी आंखों में देखने लगी तो वो शरारत से मुस्कुरा रहा था। ये देख आरोही ने अपने हाथ से उसका चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, अब ये बताइए सामान कहाँ से लाएंगे आप? यहाँ तो बस ये एक बेड है और
हॉल में एक सोफा है, किचन में तो कुछ भी नहीं है। रुद्र ने इधर उधर देखते हुए कहा, ले आऊंगा, अभी पैसे हैं मेरे पास, तुम फिक्र मत करो। आरोही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मैं ले आऊंगी। रुद्र ने ये सुन जल्दी से कहा, नहीं कोई जरूरत नहीं है, कहा ना मैं ले आऊंगा। इस पर आरोही ने बड़ी मासूमियत से सवाल पूछा, मैं लेकर आऊंगी तो क्या प्रॉब्लम है? रुद्र उसकी बात सुन चुप हो गया। असल में वो किसी से भी, खासकर आदित्य से, एक पैसे की मदद नहीं चाहता था, और आरोही कुछ भी लाएगी तो वो होगा तो आदित्य के पैसों का ही। रुद्र ने आरोही को अपनी बाहों में खींचते हुए कहा, तुम वो सब छोड़ और मेरे पास आओ, 2 दिन बाद मिल रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा तो प्यार कर लूं। आरोही ने उसकी बात सुनकर जल्दी से कहा, नहीं अभी नहीं, पहले हम यहाँ की सफाई करते हैं, हटिए। इस पर रुद्र ने आरोही को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, नहीं पहले प्यार। आरोही उसकी बात सुन शर्मा गई और उसने धीरे से कहा, रुद्राशा। रुद्र ने आरोही को वहीं बेड पर लिटा जैसे ही उसके होठों पर किस करना चाहा तो आरोही ने उसे दूर धकेलते हुए कहा, नहीं देखिए सब कितना गंदा है, पहले सफाई करते हैं। रुद्र ने आरोही की बात सुन अब उस पर भड़कते हुए कहा, नहीं कितना तड़पाती हो तुम, लो जाओ जाओ करो सफाई। आरोही उसकी बात सुन झेप गई और उसने धीरे से पूछा, मैं अकेली? रुद्र ने उससे दूर होते हुए कहा, हाँ अकेली, शौक तुम्हें चढ़ा है सफाई का तो करो। आरोही बेड पर उठकर बैठ गई और उसने धीरे से कहा, दोनों थोड़ी थोड़ी करते हैं ना। रुद्र को आरोही की शक्ल देख हंसी आ रही थी, पर फिर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा ना अकेले करो। आरोही सिर हिलाते हुए अब उठने लगी थी कि तभी रुद्र ने अपना सिर पीट लिया और जल्दी से आरोही को पकड़ते हुए कहा, बेबी तुम ना, क्या बोलूं मैं, उस दिन तो बाहों में आने को कह रही थी और आज जब मैं आना चाह रहा हूं तो मुझे दूर फेंक रही हो। इतना कहते हुए रुद्र अपना चेहरा आरोही के चेहरे के करीब कर उस पर झुकने लगा तो आरोही भी एक बार फिर धीरे धीरे बेड पर लेट गई। रुद्र लगभग उसके ऊपर आ चुका था और उसने अब अपनी आंखें बंद कर आरोही के लोअर लिप को अपने होठों के बीच लेकर चूमा तो आरोही के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। वो हल्का सा कांपने लगी और धीरे से फुसफुसाई, मुझे वापस भी जाना है। तो रुद्र ने आरोही के अब ऊपर लिप को सक करते हुए कहा, हम जानता हूँ। इतना कहकर वो अब उसके टी शर्ट के अंदर हाथ डाल उसकी नाजुक सी कमर को पकड़कर उसे किस करने ही लगा था कि आरोही का फोन बजने लगा। आरोही ने हड़बड़ाकर रुद्र को खुद से दूर कर बेड पर पड़े अपने फोन को उठाया तो कॉलर का नाम देख वो डर गई और उसने धीरे से रुद्र को देखते हुए कहा, पापा। रुद्र ये सुन औंधे मुंह बेड पर गिर गया। वहीं आरोही वो डर के मारे कांपने लगी। आदित्य उसे इस टाइम क्यों कॉल कर रहा था ये सोच वो घबरा गई थी। आरोही ने डरते हुए ही सही पर आदित्य का कॉल पिक किया तो उधर से आदित्य ने उससे लगभग ऑर्डरिंग टोन में कहा, एंजल जल्दी घर आओ, ड्राइवर तुम्हें लेने कॉलेज आ चुका है। अपनी बात कह आदित्य ने कॉल कट कर दिया। वहीं आदित्य की बात सुन आरोही को राहत मिली कि चलो उसके पापा को पता नहीं चला था कि वो कॉलेज में नहीं है। इधर रुद्र ने उसे देखते हुए पूछा, क्या हुआ? तो आरोही ने कहा, कुछ नहीं, पापा ने अभी घर पर बुलाया है, ड्राइवर कॉलेज के बाहर वेट कर रहा है, अब क्या करूं? रुद्र ने उसकी बात सुन जल्दी से उठते हुए कहा, चलो मैं छोड़ कर आता हूं। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया और अब अपने बाल ठीक करते हुए वो उठ गई। वे दोनों फ्लैट को लॉक कर जल्दी से नीचे आए और बाइक पर बैठ वहां से निकल गए। आरोही रुद्र के साथ कॉलेज पहुंची थी कि उसकी नजर मित्तल मेंशन की कार पर जा टिकी। उसने डरते हुए रुद्र से कहा, अब क्या करें, ये तो सामने ही खड़ी है। रुद्र ने बाइक से उतरकर कहा, तुम ये स्कार्फ हटाकर कॉलेज गेट तक पहुंचो, तब तक मैं इस ड्राइवर को देखता हूँ। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया और इधर उधर देखते हुए अब जल्दी से गेट की तरफ बढ़ने लगी। इधर तब तक रुद्र ने कार के पास पहुंच ड्राइवर से पता पूछने के बहाने उसे उलझाए रखा और जैसे ही उसने एक नजर मुड़कर देखा तो आरोही गेट तक पहुंच गई थी। ये देख रुद्र ने ड्राइवर से कहा, मैं समझ गया, थैंक यू अंकल। रुद्र वहां से हटा तो ड्राइवर की नजर कॉलेज गेट से निकलती आरोही पर पड़ी तो उसने जल्दी से कार स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ सिंगापुर में 2 दिन यूं ही बिना किसी बातचीत के ही बीते थे। शुभित को ना जाने क्या हुआ था जो वो ईशु को इतनी तकलीफ दे रहा था, जिसके चलते ईशु की ये 2 रातें और दिन रोने में ही बीते थे। वहीं इधर होटल के वेटिंग एरिया में खड़े शुभित ने फोन पर बात करते हुए कहा, नो डॉक्टर, आई कांट डू ऑल दिस, आई कांट हर्ट हर एनीमोर। शुभित की बात सुन फोन पर डॉक्टर ने कहा, ओके जस्ट काम डाउन मिस्टर मित्तल, आई कैन अंडरस्टैंड, डू वन थिंग, यू जस्ट ब्रिंग हर टू द हॉस्पिटल।
शुभित ने डॉक्टर की बात सुन एक गहरी सांस लेते हुए हाँ में सिर हिला। डॉक्टर से कुछ देर बात कर अब उसने कॉल कट कर दिया। असल में डॉक्टर के कहने पर ही शुभित ईशु के साथ इस तरह का बर्ताव कर रहा था ताकि वो गुस्से में आकर ही सही पर उसे जवाब दे। वो जन्म से गूंगी नहीं थी, एक हादसे ने उससे शॉक लगने की वजह से उसकी आवाज को छीना था। शुभित उसकी आवाज वापस लाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, पर डॉक्टर का ये आइडिया उसे पसंद नहीं आया क्योंकि इस तरह से ईशु को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकता, चाहे फिर ये उसके लिए आखिरी रास्ता ही क्यों ना हो। उसे वैसे भी ईशु के ना बोल पाने पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वो ये सब बस इसलिए कर रहा था कि शायद इस सब से बचपन में वो चटर-पटर बोलने वाली ईशु उसे वापस मिल जाए। ईशु का सेल्फ कॉन्फिडेंस जो कहीं खो चुका है वो वापस लौट आए। बचपन में वो बहुत बोलती थी और एक यही वजह थी कि शुभित को ईशु पसंद नहीं थी। वो आध्या के साथ ही रहना पसंद करता था क्योंकि वो सेंसिबल थी, पढ़ने में भी इंटेलिजेंट थी। शुभित अपनी पुरानी यादों में खोया हुआ था कि तभी एक जानी पहचानी आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो होश में आया और जैसे ही उसने पलट कर देखा तो वो हैरान था। उसके सामने इस वक्त ऐना खड़ी हुई थी। ऐना ने खुश हो उसके पास अगले ही पल गले लगते हुए कहा, आई मिस्ड यू सो मच बेबी। शुभित उसके गले लगने से थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। आज से पहले वो कभी ऐना के इस तरह गले नहीं लगा था। हमेशा उसने उसे एक साइड हग, फ्रेंडली हग ही किया था। शुभित ने ऐना को खुद से दूर करते हुए कहा, हाय ऐना, हाउ आर यू डूइंग। ऐना ने शुभित की आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, नॉट फाइन। शुभित ने उसकी बात सुन और उसकी आंखों में देख अब जल्दी से अपना सिर उठा, इधर उधर आंखें घुमाए तो उसकी आंखें पीछे खड़ी ईशु पर जा टिकी। शुभित ईशु को वहां देख झेप्स आ गया और वो ऐना से थोड़ा दूर हुआ तो ऐना ने भी उसकी नजरों को फॉलो करते हुए अब मुड़कर ईशु की तरफ देखा तो कुछ दूरी पर खड़ी ईशु ऐना को देख अपनी जगह पर जड़ हो गई। शुभित ऐना को छोड़ अब जल्दी से ईशु की तरफ बढ़ा था कि ईशु उसके पास आने से होश में आई और अब जल्दी से पलट कर वहां से चली गई। शुभित भी उसके पीछे पीछे जाने को था कि ऐना ने उसे रोकते हुए कहा, शुभित आई नीड योर हेल्प। शुभित ने ऐना से हाथ छुड़ा, जल्दी से कहा, नॉट नाउ। इतना कहकर शुभित अब जल्दी से ईशु के पीछे पीछे अपने रूम में वापस आया तो देखा ईशु बैग में अपने कपड़े वापस डाल रही थी। उसका चेहरा इस समय एक्सप्रेशनलेस था, ना तो कोई गुस्सा और ना ही कुछ, जबकि शुभित को समझ आ गया था कि ऐना को देख उसने कुछ उल्टा ही सोच लिया है। शुभित ने उसके पास उसके हाथों को पकड़ते हुए थोड़े गुस्से में कहा, ये क्या कर रही हो। ईशु ने उसके छूने पर झट से अपने हाथ उसकी पकड़ से छुड़ा, उससे दूर हो गई। शुभित ने उसके ऐसा करने पर अब जल्दी से उसके करीब जाते हुए कहा, ऐना और मेरे बीच कुछ नहीं है और ना ही कभी था। ईशु ने शुभित की बात सुनी तो अब उसके चेहरे पर गुस्सा छलक आया और उसने अगले ही पल गुस्से में शुभित को दूर धकेलने की कोशिश की, मगर उसके पहाड़ जैसे शरीर को वो हिला भी ना पाई तो रोने लगी। उसे याद आने लगा था कि इन दिनों उसने कितना बुरा सलूक किया था उसके साथ, पर उसे अब सब समझ आ गया था कि इस सब की वजह ऐना से उसका अफेयर था। उसे समझ आ गया था कि क्यों वो उसके साथ इस तरह से पेश आ रहा था और क्यों वो कल रात रूम में वापस लौट कर नहीं आया था, क्योंकि हो ना हो वो ऐना के साथ था। ईशु शुभित के इतने बड़े धोखे से टूटकर वहीं जमीन पर बैठ गई और रोने लगी तो शुभित ने जल्दी से उसके पास बैठते हुए कहा, ईशु ईशु रो क्यों रही हो, मैं सच कह रहा हूँ ये बस एक कोइंसिडेंस था, मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐना यहाँ आई हुई है। ईशु कुछ नहीं बोली और बस अपना सिर अपने घुटनों पर रख मुंह छुपाकर रोने लगी तो शुभित ने अपना सिर पकड़ लिया। सब छोड़ उसने झट से ईशु को अपनी गोद में उठा, बेड पर बैठाया और अब उसके सामने बैठते हुए कहा, ईशु जानू मेरी बात तो सुनो, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो, चाहो तो ऐना से पूछ सकती हो, रुको मैं उसे कॉल करता हूँ। ये कहते हुए वो झट से उठ खड़ा हुआ और उसने ऐना का नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ढूंढ उसे जल्दी से कॉल कर अपने रूम में ही बुला लिया। ईशु इस सब में बस चुपचाप रोती रही। उसे आज ऐना को देख जैसे सब कुछ याद आ गया था कि कैसे उसकी आंखों के सामने शुभित ने ऐना को किस किया था और आज एक बार फिर उसकी आंखों के सामने दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। वो अपनी सोच में गुम थी कि तभी शुभित ऐना के साथ रूम में आया। शुभित ने ऐना का हाथ पकड़ उसे ईशु के पास ले जाते हुए कहा, ऐना प्लीज टेल हर दैट वी आर जस्ट फ्रेंड्स। इसे प्लीज बताओ कि मैं कभी तुम्हारे साथ कमिटेड नहीं था, वी वर नॉट इन एनी रिलेशनशिप।
शुभित के हाथ में ऐना का हाथ देख ईशु की आंखें गुस्से से और भी लाल हो गई। उसने उन दोनों से मुंह मोड़ लिया कि तभी ऐना ने शुभित से अपनी टूटी फूटी हिंदी में कहा, मैं क्यों झूठ बोलूं शुभित। ईशु ने ऐना की आवाज सुन सिसकना बंद कर पलट कर देखा तो शुभित ऐना को घूर रहा था। वहीं ऐना ने कहा, वी वर इन अ रिलेशनशिप, यू ब्रोक अप विथ मी बिकॉज ऑफ योर डैड। हम रिश्ते में थे, तुमने अपने डैड के कारण मुझसे ब्रेकअप किया था। ऐना की बात सुन शुभित तो मानो शौक हो अपनी जगह पर जड़ हो गया और ईशु वो बेड से उठ जल्दी से बाथरूम में चली गई। उसके जाते ही शुभित ने गुस्से में ऐना का गला पकड़ अपने दांत पीसते हुए कहा, हाउ कुड यू ऐना, जस्ट गेट लॉस्ट अदरवाइज आई विल किल यू। कैसे कर सकती हो ऐना, जाओ यहाँ से वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहते हुए शुभित ने एक झटके में ऐना को दूर धकेल दिया। ऐना ने अपना गला पकड़ सांस लेते हुए कहा, आई नीड सम मनी, तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। शुभित ऐना की बात सुन बुरी तरह चिढ़ गया। उसे उसका वहां मौजूद होना भी अब नागवार था, इसलिए उसने आगे बढ़ ऐना का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने रूम से बाहर लिविंग एरिया तक लेकर आया और बस डोर ओपन कर उसे अपने स्विच से बाहर निकाल दिया। इतना सब कुछ हो गया था कि शुभित को अब गर्मी महसूस होने लगी थी। उसने अपनी शर्ट के बटन्स खोल शर्ट निकाल कर फेंक दी और अब जल्दी से रूम में आ बाथरूम के डोर पर नॉक करते हुए बेहद नरमी से कहा, जानू प्लीज डोर ओपन करो, ये सब झूठ है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाथरूम के अंदर वॉश बेसिन के सामने खड़ी ईशु ने जब शुभित की आवाज सुनी तो उसकी आंखों से एक बार फिर आंसू छलक आए। रो रो कर उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था और अब तो कमजोरी से शरीर भी कांपने लगा था, क्योंकि उसने कल रात से कुछ नहीं खाया था। शुभित की लगातार आवाज उसके कानों में पड़ रही थी, इसलिए उसने थके हुए कदमों से आगे बढ़ बाथरूम का डोर ओपन किया तो वो अब होश खोने लगी थी और अगले ही पल बेहोशी के आलम में अंदर आते शुभित के सीने से जा लगी। शुभित ने जल्दी से उसे संभाल लिया और वो हैरान हो चिल्लाया, ईशु। उसने अगले ही पल उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे बेड पर लाकर लिटाया तो ईशु ने धीरे से अपनी आंखें खोल एक नजर शुभित को देख अपनी आंखें बंद कर लीं। उसे बहुत वीकनेस फील हो रही थी। वहीं शुभित ने एक भी पल गंवाए बिना डॉक्टर को कॉल कर दिया। ईशु का चेकअप कर डॉक्टर जा चुकी थी। शुभित को डॉक्टर से पता चला कि ईशु ने कल रात से कुछ नहीं खाया है तो वो परेशान हो गया। असल में कल रात वो कुछ बेचैन था ईशु के साथ किए अपने बर्ताव पर, इसलिए बार में बैठे हुए ना जाने उसने कितनी ड्रिंक की उसे कोई होश नहीं था। ईशु के लिए जो भी कुछ उसने सोचा था सब कुछ उल्टा पड़ चुका था। ऐसे में उसने सोच लिया था कि वो अब कोई कोशिश नहीं करेगा। डोर लॉक कर वो रूम में आया तो ईशु ने उसके आते ही उससे मुंह फेर लिया। ये देख शुभित ने बेड पर ही उसके पास बैठते हुए धीरे से कहा, उठो ये जूस पियो। ईशु उसकी बात सुन चुपचाप लेटी रही तो इस बार शुभित को गुस्सा आ गया। वो उसे इग्नोर कर रही थी जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। शुभित ने जूस का ग्लास नाइट स्टैंड पर रख अगले ही पल ईशु की बाहें पकड़ उसे बेड पर बैठा दिया और जूस का ग्लास उठा। गुस्से में चिल्लाया, अब अगर कोई नखरे दिखाए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, चुपचाप से ये जूस पियो। उसके चिल्लाने पर ईशु की आंखें एक बार फिर भर आईं, पर उसने जूस का ग्लास पकड़ अपने होठों से लगा लिया, क्योंकि इस वक्त उसे इसकी जरूरत भी थी। ईशु को जूस पी कर अब कुछ अच्छा लगने लगा था। उसने एक नजर अपने पास बैठे शुभित को देख इशारों में कहा, मुझे वापस जाना है। शुभित ने ईशु को एक नजर देखते हुए कहा, कहीं नहीं जा रहे हम। ये कहते हुए वो उठकर वहां से जाने को हुआ था कि अगले ही पल ईशु ने अपने दोनों हाथों से उसका हाथ पकड़ लिया। शुभित ने पलटकर देखा तो ईशु की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। ये देख शुभित ने अपनी आंखें भींच लीं और वो वापस ईशु के पास बैठ गया। उसने ईशु को पकड़कर अपनी बाहों में लेकर उसे अपने सीने से लगाया तो अब रोने लगी थी। उसके रोने की वजह से शुभित चिढ़ गया। उसने उसे खुद से दूर कर डांटते हुए कहा, बंद करो रोना, कहा ना कि मेरा उस ऐना के साथ कोई रिश्ता नहीं था, समझ नहीं आता तुम्हें। ईशु शुभित की तेज आवाज सुन झेप गई और अगले ही पल उसके बाहों के घेरे से निकल अब मुंह फेर कर पेट के बल लेट गई। शुभित उसकी समझ से बाहर था। वो उसे नहीं समझ पा रही थी। सब कुछ देख वो जैसे अंदर ही अंदर घुट रही थी। वो भी चिल्लाना चाहती थी, बहुत तेज चिल्लाना चाहती थी और उससे पूछना चाहती थी कि आखिर वो चाहता क्या है, क्या हुआ उसे जो वो इतना बदल गया है। वहीं दूसरी तरफ आरोही घर पहुंची और सीधे अपने मम्मा पापा के रूम में आई तो वो हैरान थी रूम में इतने लोगों को देख। उसने अंदर झांकते हुए कहा, पापा
तो आदित्य उसकी आवाज सुन जल्दी से उसके पास आया और उसने खुश होते हुए आरोही को गले लगाकर कहा, एंजल। आरोही आदित्य को देख थोड़ी हैरान थी कि तभी शान भी खुश होता हुआ उसके पास आ गया। आरोही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आदित्य उसे अपने साथ अंदर लेकर गया और जैसे ही आरोही अंदर आई तो उसकी नजर सबसे पहले बेड पर लेटी शुभी पर गई। शुभी की आंखें खुल चुकी थीं, उसे होश आ गया था। वो शुभी यानी अपनी मम्मा को देख बेजुबान हो गई, दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। आदित्य ने आरोही के कंधे पर हाथ रखा तो वो जैसे होश में आई और उसने शुभी को देख पास खड़े आदित्य से हकलाते हुए कहा, पापा मम्मा। आदित्य के चेहरे पर आरोही की आवाज सुन कभी ना जाने वाली एक मुस्कान थी और आंखों में हल्की नमी। आरोही ने अब मुड़कर दूसरी तरफ शान से कहा, भाई मैं कोई सपना तो नहीं देख रही मम्मा। ये कहते हुए आरोही की आंखों में आंसू छलक आए तो जल्दी से शान ने आरोही को अपनी बाहों में भर खुशी से रोते हुए कहा, नहीं एंजल, मॉम को होश आ गया है। आदित्य अपने बच्चों को रोते देख खुद के आंसू नहीं रोक पाया, इसलिए उसने जल्दी से अपना मुंह फेर अपने आंसू साफ कर अब शुभी का चेकअप कर रहे डॉक्टर से पूछा, इज एवरीथिंग ऑल राइट डॉक्टर। आदित्य का आज ऑफिस में दिल नहीं लग रहा था, अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए वो जल्दी ही घर वापस लौट आया। वो सीधे अपने रूम में आया था कि उसकी एक पल को दिल की धड़कन बंद हो गई। उसके सामने शुभी अपनी आंखें खोल एकटक सीलिंग को देख रही थी। आदित्य ये नजारा देख बेसुध सा शुभी के करीब आया तो शुभी की पलकों में हरकत हुई और उसने अगले ही पल अपनी नजरों को आदित्य पर टिकाया तो आदित्य इस सब से होश में वापस लौट आया। आदित्य को समझते देर नहीं लगी कि शुभी को होश आ गया था। वो अपनी जगह पर हैरान सा खड़ा हो गया और अगले ही पल उसने जल्दी से शुभित को पुकारा, पर वो तो था ही नहीं। तो बस याद आते ही जल्दी से उसे कॉल किया, मगर उसने अपने डैड का कॉल पिक नहीं किया। तो आदित्य ने अब जल्दी से शान को कॉल किया, क्योंकि उसे इस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वो कोई सपना देख रहा था? कुछ देर बाद शान उसके कॉल करने पर जल्दी से आया तो वो खुद हैरान हो गया। उसने सबसे पहले आदित्य को संभाला और तब डॉक्टर को कॉल किया। शान ये सब आरोही को बता ही रहा था कि तभी पास खड़े डॉक्टर ने आदित्य से कहा, मिस्टर मित्तल प्लीज मेरे साथ आइए। आदित्य हाँ में सिर हिलाते हुए डॉक्टर के साथ रूम से बाहर निकल आया तो डॉक्टर सिन्हा ने खुश होते हुए कहा, इट्स अ मिरेकल मिस्टर मित्तल, शायद भगवान को आप दोनों पर तरस आ गया। मिसेस मित्तल बिल्कुल ठीक हैं। आदित्य ने उनकी बात सुन अपनी भीगी हुई पलकों को उठा डॉक्टर को देखते हुए पूछा, बट वो उठ क्यों नहीं रही है? कुछ बोली भी नहीं अभी तक। डॉक्टर ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मिस्टर मित्तल आपकी वाइफ काफी लंबे समय तक कोमा में रही हैं। उन्हें अभी अपनी एक उंगली तक को हिलाने में थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा वक्त दीजिए उन्हें अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए, वो खुद उठेगी। उनका चेकअप कर चुका हूँ, शी इज एब्सोल्युटली फाइन। हाँ मैं बस उनकी मेमोरी चेक करना चाहता हूँ। आप बात कीजिए उनसे और उन्हें सबसे मिलवाएं, क्योंकि उनकी नजरों से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ अभी वो सिर्फ आपको पहचान पा रही हैं। आइए। ये कहते हुए डॉक्टर आदित्य को वापस अंदर लेकर आए तो शुभी के करीब जाते ही आदित्य की दिल की धड़कनों ने एक रफ्तार पकड़ ली। आखिर 16 साल बाद वो उसकी आवाज सुनने वाला था। आदित्य की आंखें एक बार फिर भीग चुकी थीं। वो शुभी के करीब ही बैठ गया और उसने बहुत ही धीरे मगर साफ शब्दों में कहा, शुभी। शुभी लगातार आदित्य को ही घूरे जा रही थी और जैसे ही आदित्य की दर्द भरी आवाज उसके कानों में पड़ी तो शुभी की आंखों में जैसे सैलाब उमड़ आया और उसने धीरे से अपने होठों को खोलते हुए कहा, आदित्य। शुभी की आवाज सुन आदित्य की आंखों से आंसू छलक पड़े और उसने अगले ही पल बिना किसी पर ध्यान दिए शुभी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, हाँ मेरी जान। ये कहते हुए ही आदित्य ने झुककर शुभी के सिर को चूम लिया और बस उसे देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो ना? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा ना? आदित्य की बात सुन शुभी ने धीरे से हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मेरा सिर दर्द हो रहा है। आदित्य शुभी की बात सुन रोने लगा था और उसने डॉक्टर को अपने भरे गले से आवाज देते हुए कहा, डॉक्टर प्लीज जल्दी आएं। डॉक्टर ने आदित्य को इस तरह देख उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, मिस्टर मित्तल आप खुद को संभालिए, वो ठीक हैं। आदित्य ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं ठीक नहीं है, इसको सिर में दर्द हो रहा है। शान और आरोही आदित्य की हालत देख अब खुद भी बहुत इमोशनल हो गए। आरोही शान के गले लगी तो शान ने उसे चुप कराते हुए कहा, हे एंजल रो मत, देखो मॉम अब ठीक हैं।
पास खड़ी सपना आंटी की भी आंखें नम थीं। उन्होंने आगे बढ़कर आरोही को संभाला तो शान ने जल्दी से आदित्य के पास आ उसके सामने नीचे अपने घुटनों पर बैठते हुए कहा, पॉप्स पॉप्स मॉम ठीक हैं? इस पर डॉक्टर ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, यस मिस्टर मित्तल मिसेस मित्तल ठीक हैं, अभी फिलहाल बॉडी पेन रहेगा। आदित्य जो कि अपने हाथों में शुभी का एक हाथ पकड़े हुए शुभी को देख रहा था, वो उन सब की आवाजों को सुन जैसे होश में आया और उसने इधर उधर देख अब जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए कि तभी वहां खुशी और समीर भी आ गए। समीर ने आदित्य को आवाज देते हुए कहा, आदि। तो आदित्य खुश होकर जल्दी से उठा और उसने अगले ही पल समीर के गले लगते हुए कहा, सैम मेरी शुभी को होश आ गया। इधर शुभी उसकी नजर अब शान पर जम गई थी, वो उसे देखने लगी थी। वहीं डॉक्टर ने शुभी को एक नजर देखते हुए आदित्य से कहा, मिस्टर मित्तल आप सभी को रूम से जाने को कहें, सिर्फ आप मिसेस मित्तल के पास रुके, अभी उन्हें बोलने में भी थोड़ी तकलीफ हो रही है। डॉक्टर की बात सुन समीर ने कहा, हाँ आदि डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इतनी भीड़ देख भाभी को भी अभी ठीक महसूस नहीं होगा। समीर की आवाज सुन शुभी ने अब अपनी पलकों को उठा उसकी तरफ देखा, वो शुभी को देख मुस्कुराया तो शुभी के चेहरे पर भी एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ गई, वो उसे पहचान गई थी। सभी धीरे धीरे रूम से बाहर निकल गए। खुशी आरोही को अपने साथ लेकर रूम से बाहर निकल आई, वहीं शान भी समीर के साथ बाहर आ गया। इधर रूम में आदित्य एक बार फिर खुश हो शुभी के पास जा बैठा तो शुभी ने धीरे से अपना हाथ बढ़ा आदित्य के हाथ पर रखते हुए बहुत ही धीमी आवाज में उससे पूछा, एंजल मेरे बच्चे कहाँ हैं आदित्य? शुभी की आंखें एक बार फिर भर आईं और उसने धीरे से अपनी कमजोर आवाज में कहा, वो राज मेरी बच्ची को ले गया, मेरी बेबी। आदित्य शुभी की बात सुन नासमझी से उसे देखने लगा। आदित्य ने डॉक्टर की तरफ देखा तो डॉक्टर ने आगे बढ़कर शुभी से पूछा, आपकी बच्ची कैसी दिखती है वो? शुभी डॉक्टर की बात सुन रोने लगी और उसने आदित्य को देखते हुए कहा, आदित्य मेरी एंजल वो राज मेरी बच्ची को ले गया, उसे पकड़ो आदित्य, वो मेरी बच्ची को मुझसे दूर ले जाएगा। ये कहते हुए शुभी अब उठने की कोशिश करते लगभग उठ चुकी थी कि आदित्य ने जल्दी से शुभी को संभाल उसे ठीक से बेड के हेडबोर्ड से सटा कर बैठाया। शुभी की बातों से उसे समझ आ गया था कि वो अब भी 16 साल पहले उस हादसे वाले दिन में ही उलझी हुई है। उसे नहीं पता था कि उस दिन से अब तक 16 साल बीत चुके हैं और अब उसकी बच्ची बड़ी हो गई है। डॉक्टर भी इस बात को समझ चुके थे। उन्होंने आदित्य से कुछ कहना चाहा था कि आदित्य ने उन्हें अपना हाथ दिखाते हुए रोक दिया। आदित्य ने शुभी के करीब हो उसके गाल पर लुढ़के आंसुओं को पोंछते हुए धीरे से कहा, हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक है और हमारे पास है शुभी। शुभी ने आदित्य की बात सुनी तो उसे देखने लगी तो आदित्य ने जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शुभी, तुम्हें याद नहीं पर उस राज की वजह से तुम और एंजल दोनों वाटरफॉल में गिर गए थे और इस बात को 16 साल बीत चुके हैं शुभी। शुभी आदित्य की बात सुन हैरान हो आदित्य को देखने लगी तो आदित्य ने जल्दी से उसका चेहरा अपने हाथों में ले उसे संभालते हुए कहा, कुछ मत सोचो, सब मैं बताऊंगा तुम्हें माइंड पर कोई प्रेशर नहीं डालना है, मैं हूं ना, मैं सब समझाऊंगा तुम्हें। शुभी ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो आदित्य ने शुभी के सिर को एक बार फिर चूमते हुए अब आगे कहा, वाटरफॉल में गिरने के बाद सिर पर चोट लगने की वजह से तुम कोमा में चली गई शुभी और आज 16 साल बाद तुम कोमा से बाहर आई हो, हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं शुभी, 16 साल बीत चुके हैं, तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना? शुभी आदित्य की बात सुन अभी भी बुरी तरह हैरान थी। वो 16 साल से कोमा में थी, इसका मतलब उसने अपने बच्चों का बचपन, आदित्य और उसके बीच का इतना लंबा समय सब कुछ गवा दिया। शुभी के मुंह से सिसकी निकल गई और उसने अगले ही पल अपने कांपते हुए हाथों से आदित्य के गले में अपनी बाहें डाल दी तो आदित्य ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। डॉक्टर उन दोनों को देख हैरान भी थे और खुश भी। कई बार ऐसी सिचुएशंस में पेशेंट को संभालना मुश्किल हो जाता है, पर यहाँ आदित्य ने शुभी को इतने अच्छे से हैंडल किया था कि उसने बिना किसी परेशानी के बहुत ही आराम से उसे सच साफ साफ बता दिया। आदित्य ने शुभी के सिर पर हाथ फेरते हुए उससे पूछा, एंजल से मिलोगी? शुभी ने आदित्य की बात सुन उसके गले लगे रोते हुए कहा, मैं कैसे? आदित्य ने शुभी को शांत करते हुए कहा, शशिश रोना बंद करो, अब सब ठीक है, हम सब साथ हैं शुभी, तुम में और हमारे बच्चे। शुभी आदित्य की बात सुन अभी भी उसके गले लगी हुई थी, सिसक रही थी। सच्चाई को एक्सेप्ट करना अभी उसके लिए
थोड़ा मुश्किल हो रहा था पर ये सब जानना उसके लिए बहुत जरूरी था। डॉक्टर उन दोनों को देख खामोशी से उन्हें अकेला छोड़ नर्स के साथ रूम से बाहर निकल गए। उन्हें बाहर आते देख शान जल्दी से उनके पास आया और उसने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर अंकल मॉम ठीक हैं? डॉक्टर ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया तो शान के चेहरे पर और खुशी के साथ खड़ी आरोही के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट खिल उठी। शान खुश हो जल्दी से डॉक्टर के गले लग गया और फिर समीर ने उसकी पीठ पर हाथ फेर उसे खुशी से गले लगा लिया। इधर तब तक अभी वो भी वहां आ पहुंचा तो उसकी सबसे पहले नजर आरोही पर ही गई। उसने आरोही के पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ कर कहा, आशी वाई आर यू क्राइंग? शुभी आंटी ठीक हो गई हैं? ये तो बहुत खुश होने वाली बात है। आरोही ने उसकी बात सुन जल्दी से अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। खुशी ने आरोही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ आशु, शुभी के सामने तो बिल्कुल नहीं रोना। अभय ने अपनी मॉम की बात सुन जल्दी से कहा, हाँ। ये कहते हुए अभय ने आरोही को साइड हग किया तो आरोही होश में आई कि वो और अभय इस वक्त एक दूसरे के कितने नजदीक थे। आरोही ने अभय की पकड़ से छूटकर अब शान के पास जाते हुए पूछा, भाई हम मम्मा से कब मिलेंगे? शान ने आरोही के सिर पर हाथ रख खुश होते हुए कहा, एंजल लगता है आज हमारी बारी नहीं आएगी। आज तो पॉप्स अपने पूरे 16 साल का कोटा पूरा करने वाले हैं। शान की बात सुन वहां खड़े सभी के चेहरों पर अब मुस्कुराहट खिल उठी कि तभी आरोही ने खुशी से चहकते हुए कहा, भाई मैं अभी आई, कान्हा जी को इस सब के लिए एक थैंक यू तो बनता है। ये कहते हुए वो जल्दी से वहां से सीढ़ियों की तरफ भागी तो शान ने हंसते हुए कहा, एंजल संभल कर। इधर अभी को इस तरह आरोही का उससे दूर जाना कहीं ना कहीं उसे अच्छा नहीं लगा था। वो उदास सा उसे अपनी इंटेंस नजरों से नीचे जाते हुए देखने लगा तो पास खड़ी खुशी ने उसके चेहरे पर आई उदासी को देख एक नजर आरोही को देखा। वहीं रूम में आदित्य ने शुभी को अपने गले से लगाए हुए कहा, जान एक बार बच्चों से मिल लो, बहुत तरसे हैं। तुम्हारे प्यार के लिए उनसे मिलोगी तो तुम्हारा सारा दर्द यूं गायब हो जाएगा। शुभी ने आदित्य की बात सुन उससे अपनी पकड़ ढीली की तो आदित्य ने शुभी का चेहरा अपने सामने करते हुए पूछा, बताओ मिलना चाहोगी? So don't forget to share your review and comment your best part of an story. और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।